अगर तो आप सीखने में दिलचस्पी रखते हैं तो अब यकीनन कि मैं उस 6 लाख से या जीटी हो, एकेडमिक में आपको पता है 3 पैसेजेस होते हैं जिसको आपको 60 मिनट्स में करना होता है, और जीटी में 3 सेक्शंस होते हैं जिसको आपको 60 मिनट्स में करना होता है। एकेडमिक में जब आपको 3 पैसेजेस मिलते हैं तो 3 पैसेजेस के 60 मिनट्स का क्या मतलब होता है कि आपके पास 60 मिनट्स हैं, 3 पैसेजेस हैं और 40 क्वेश्चंस। ऐसे ही होता है ना, 40 क्वेश्चन। इसका मतलब यह है कि जब आप इसको देखते हैं तो आपके पास है 20 मिनट्स, 1 पैसेज है और 13, चूंकि एक 14 क्वेश्चन का होता है और बाकी सब 13 के होते हैं, सब जाकर वो 14 जो है वो पूरे सवाल आपके जाकर बनते हैं। अब आप जब यहां पर तशरीफ लाते हैं तो नॉर्मली हम आपसे क्या कहते हैं कि आपने 20 मिनट वाले को 18 मिनट में जाके करना है। 20 मिनट वाले को किस में जाकर करना है? बिकॉज आइल्स इज अ टाइम गेम, आइल्स है ही टाइम का, और एक स्ट्रेस होता है, सर्टेन स्ट्रेस। तो वो जो स्ट्रेस की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है उसी को सामने रखते हुए वी नॉर्मली टेल यू कि आपने इसको 20 मिनट वाले को 18 मिनट की प्रैक्टिस करनी है यहां पर। जब आप 18 मिनट की प्रैक्टिस यहां पर करते हैं तो फिर 54 मिनट्स में जाकर आप 3 के 3 पैसेजेस को कर चुके होते हैं। अब 54 मिनट्स में जब आप 3 पैसेजेस को करते हैं तो हो सकता है कि 54 मिनट्स में करते हुए आपका एक भी ठीक ना हो। वर्स्ट सिचुएशन तो यही होगी ना कि आपसे एक भी ठीक नहीं हुआ या 2, 4, 5 ठीक हो गए, तो आपने उस पर परेशान नहीं होना, क्योंकि उस वक्त आप मशक कर रहे हैं 54 मिनट्स में अटेम्प्ट करने की। हाँ, आपका कोई सवाल छूट जाता है तो इसका मतलब आपका कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है। अटेम्प्ट किया, गलत हो गया, एक और बात है। तो 54 मिनट्स में आपने 3 पैसेजेस को या 3 सेक्शंस को क्या करना होता है? अटेम्प्ट करना होता है इन द क्लासरूम। और जब आप क्लासरूम में से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो उसके बाद की एक्टिविटी हम आपको बताते हैं, जो होमवर्क है। असल की वही है जिसकी वजह से 9 बैंड्स रीडिंग में आना या 8 बैंड्स आना बहुत आसान हो जाता है जब आपको वो वाली प्रैक्टिस करवाते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि 18 मिनट में आपने एक पैसेज को अटेम्प्ट कैसे करना है, वन थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि जब हम कहते हैं एक पैसेज को 18 मिनट में कैसे अटेम्प्ट करना है, तो बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि सर क्या ये पहले पैसेज के लिए है, यानी दूसरे मानों में ये फरमा रहे होते हैं कि अगले पैसेजेस को भी हमें करना है या नहीं करना है, जबकि हम स्ट्रेट फॉरवर्डली क्लियरली ये बात कह चुके होते हैं कि 54 मिनट्स में आपने 3 पैसेजेस को करना है। इसका मतलब 1 पैसेज को आपने कितना टाइम देना है? 18 मिनट्स का देना है। अब जरा देखिए वो 18 मिनट्स आपने कैसे देने, वो जरा मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा इस चीज को कि आपने वो 18 मिनट्स कैसे देने। 18 मिनट्स को आपने तकसीम करना है यूं 4 मिनट्स, 6 मिनट्स और फिर आगे जाकर 8 मिनट्स। 4 मिनट्स, 6 मिनट्स और 8 मिनट्स। 4 मिनट्स में आपने क्या करना है? फर्स्ट 4 मिनट्स में जो ही आपके सामने टेस्ट आता है, फर्स्ट पैसेज। यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्यादा समझदारी का मुजाहरा करते हैं और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं मैं देख लेता हूं कौन सा आसान पैसेज है तो पहले मैं उसको कर गुजरता हूं। ऐसा कभी मत कीजिएगा, उसमें एक नुकसान होता है, और वो नुकसान ये होता है कि आपने ट्रांसफर शीट के ऊपर, जो कि एक्स्ट्रा टाइम तो आपको मिलता नहीं है, तो आपको ट्रांसफर शीट के ऊपर जवाब लिखने होते हैं। तो आपने अगर कोई पैसेज तीसरा या दूसरा उठा लिया और ट्रांसफर शीट पर 14वें खाने में 14 जो खाना था उसमें लिखना था जवाब, और स्ट्रेस में आकर आपने कहीं 13वें या 15वें में लिख दिया, तो आपको पता है फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा। जितने सवाल आगे पीछे होंगे सारे के सारे गलत हो जाएंगे, और ये हुआ है कुछ लोगों के साथ। तो इसलिए तरतीब के साथ उसको लेकर चले, कभी भी ये हरकत नहीं करनी कि पहले तीसरा कर लिया या दूसरा कर लिया या पहला कर लिया। ये मेरी सजेशन है आपके लिए, जो कि हमारे पास एक अरसे से यही काम कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आए हैं सुनने में कि जिसमें ये वाला इशू हो रहा था। अब जरा देखिएगा 4 मिनट्स में सबसे पहले देखें कि उस पैसेज में के ऊपर कोई पिक्चर बनी हुई है, और पिक्चर के फौरन बाद आपने देखना है मेन हेडिंग को। मेन हेडिंग के फौरन बाद आपने देखनी है सब हेडिंग, और जब आप सब हेडिंग को देख लेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, उस पैसेज के अंदर देखना है कि कोई वर्ड बोल्ड फॉर्म में या फिर इटैलिसाइज्ड, इटैलिक फॉर्म में तो नहीं है,
उसके बाद 5वें नंबर पर जाकर आपने नंबर करना है पैराग्राफ्स को। वो जो पैराग्राफ्स थे वो 5 है, 7 है, 8 है, उनको नंबर लगाते जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 व्हाटसएवर। उसके बाद 6ठे नंबर पर जाकर अब जाकर आप सवालात पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे? सवालात पढ़ेंगे। जब आप सवालात पढ़ रहे होंगे तो इन्हीं सवालात को आप स्किम करेंगे और स्कैन करेंगे। इन्हीं सवालात को आप क्या करेंगे? स्किम करेंगे और स्कैन करेंगे। अब स्किमिंग और स्कैनिंग का जरा डिफरेंस समझ लीजिए। आप लोगों को जब कभी भी अपने मैट्रिक के, एफए के, बीए के, एमफिल लेवल तक आपके रिजल्ट्स नोटिस बोर्ड पे लगते होते हैं, आपने देखा होगा। वो जो नोटिस बोर्ड पे रिजल्ट लगता है और आप अपना रोल नंबर देखकर और नंबर का पता लगा लेते हैं, तो जो स्किल उसमें इन्वॉल्व होती है सब स्किल रीडिंग की, वो स्कैनिंग होती है। आपसे हम कहें कि डिक्शनरी में से हमें कोई लफ्ज ढूंढ कर दे दो, तो क्या आप कहते हैं मुझे 2 4 10 दिन दीजिए ताकि मैं ढूंढ के ले आऊं? स्कैनिंग की स्किल के जरिए आप वो लफ्ज ढूंढ लेते हैं। इसी तरह टेलीफोन डायरेक्टरीज होती थी, बड़ी बड़ी सी बुक्स। क्या आपसे कोई कहता कि फलां साहब का नंबर निकाल कर दीजिए, तो क्या आप 10-15 दिन मांगते थे? नहीं, स्कैनिंग की स्किल को यूज करते थे। और स्कैनिंग जब आप स्किल यूज करते हैं तो आपने नाउन्स देखने हो, आपने नेम्स देखने हो, आपने डेट्स देखनी हो, इस तरह की चीजें जब आपने देखनी होती है तो आपको क्या होती है? स्कैनिंग की जरूरत पड़ती है। और जब हम स्किमिंग की बात करते हैं तो स्किमिंग में जिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन हमारे सामने आता है। क्या आता है? जिस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी जो खुलासा है, जो असल बात है, जो सेंट्रल आइडिया है, जो मरकजी ख्याल है। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं कि नो वन हैज temerity to doubt the fact that education is important for women, मैंने इतना लंबा जुमला बोल दिया। और इस लंबे जुमले की अगर मैं स्किमिंग करूं तो मैं कहूंगा एजुकेशन इंपॉर्टेंट वुमेन। ये मैं जब 3 लफ्जों को अंडरलाइन कर दूंगा तो इस पूरे जुमले के अंदर ये 3 ही तो बातें थी जो अपने अंदर इंफॉर्मेशन को लेकर खड़ी हुई थी। तो मैंने जब कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया तो मैंने क्या कर दिया? स्किमिंग कर दी। Are you clear, my dear fellows? अब दूसरी बात कि ये सब इस तरह कर क्यों रहे हैं? देखिए, जब आप तस्वीर देखेंगे तो आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि ये जो पैसेज है, ये जो आर्टिकल है, इसमें ना इसके मुताल्लिक बात हो रही होगी। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि एक खातून बाइसिकल चलाती हुई जा रही है, तो आपके दिमाग में एक ख्याल तो ये आएगा कि ये औरत की आजादी की बात हो रही है। दूसरा ख्याल ये आएगा कि शायद ये मॉडलिंग है, साइकिल से जुड़ी हुई, वो हो रही है। जो ही ये दोनों ख्यालात आएंगे तो कौन सा ख्याल दुरुस्त है, ये समझने के लिए आप देखेंगे मेन हेडिंग। अगर मेन हेडिंग आपके ख्याल को कंफर्म कर देती है तो फिर आप देखेंगे सब हेडिंग। सब हेडिंग से क्या होगा? आपके ख्याल की कंफर्मेशन सामने आ जाएगी, रिकन्फर्म हो जाएगा जब सब हेडिंग आप देखेंगे, या फिर रिजेक्ट हो जाएगा जिस तरह मेन हेडिंग के साथ है। उसके बाद आप देखेंगे जो पैसेज है आपका, उसके अंदर कहीं कोई बोल्ड, कोई मोटा लफ्ज तो नहीं लिखा हुआ, कोई टेढ़ा इटैलिक्स स्लैश फॉर्म उसमें तो नहीं मौजूद है। वो जहां जहां नजर है उसको या गोल दायरा लगा दे या उसको अंडरलाइन कर दे। उसके बाद नंबर, पैराग्राफ्स को 1 2 3 4 5 6 नंबर लगा दे। अब जाकर आप सवाल पढ़ रहे, और ये आप कर क्यों रहे सब का सब? ताकि आप फेमिलियर हो जाएं प्रिडिक्ट करने के मानों में। क्योंकि प्रिडिक्शन जब आपको करनी होगी कि इस वर्ड का ये मतलब होगा, आप ये सब कर इसलिए रहे हैं कि वोकैबुलरी वाले एरिया में प्रिडिक्ट करते हुए, गेस करते हुए मीनिंग को आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि दुनिया में एक भी ऐसा लफ्ज नहीं है, नॉट अ सिंगल वर्ड इन द होल वर्ड दैट हैज गॉट वन मीनिंग, जिसका सिर्फ एक मतलब हो। एक भी ऐसा लफ्ज नहीं है। तो जब एक भी ऐसा लफ्ज नहीं है जिसका एक मतलब हो, तो फिर मतलब जानना तो उतना जरूरी ना हुआ ना। तो असल में जरूरी क्या है कि आपको मतलब निकालना आना चाहिए। और मतलब कैसे निकाला जाता है? कॉन्टेक्स्ट, नेबरिंग वर्ड्स एंड द सिचुएशन। वो जो इधर उधर वाले लफ्ज होते हैं और वो जो सिचुएशन होती है जिसमें वो बात चल रही होती है, उसमें जाकर आपको पता चलता है कि इस लफ्ज का मतलब क्या है। बारहा हमने ये देखा कि एक लफ्ज का हमें मतलब आता था
और चूंकि मतलब आता था उसकी वजह से जवाब गलत हो गया, क्योंकि जो हमें मतलब आता था, हमारा जो बैकग्राउंड नॉलेज था, हमारा जो प्रायर नॉलेज था, उसकी बेसिस पे हमने वही जवाब दे दिया और जवाब वो नहीं बनता था, क्योंकि जवाब तो आपने कहां से निकालना है? कॉन्टेक्स्ट से जाकर। और ये सारे आपको मदद करेंगे एज अ कॉन्टेक्स्ट टू डिटरमिन मीनिंग्स, कि वहां जो भी लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है उसका असल में मतलब क्या है। मेरी बात पहुंच रही है ना आप तक? yes. उसके बाद जनाब जब 4 मिनट में आप ये कर लेंगे, और हाँ एक बात और भी, आप मसलन 4 मिनट आपके पास थे तो एक सिचुएशन ये है कि कोई पिक्चर ही नहीं थी, सिर्फ मेन हेडिंग थी, सब हेडिंग भी नहीं थी, ना इटैलिक्स थे ना बोल्ड फॉर्म में थे, तो इसका मतलब ये है कि इंडिकेटर जिन्होंने हेल्प करनी थी वो कम है। ये नहीं कि आप कल को ये सोचें कि सर ने तो कहा था कि ये तस्वीर होती है, इसमें तो तस्वीर ही नहीं है, सर ने तो कहा था सब हेडिंग भी होती है, इसमें तो है ही नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि ये होंगे तो मदद करेंगे, नहीं तो जितने कम होंगे उतने से मदद ले लीजिए। दूसरी बात कि अगर आप यहीं कहीं फिर रहे थे और आपके 4 मिनट पूरे हो गए, तो 4 मिनट पूरे होने का मतलब क्या है कि अब आप अपने आप को 1 सेकंड भी ज्यादा ना दें, और सेल्फ डिसिप्लिन इससे आएगा। आप पर किसी की भी नजर हो वो हट सकती है, लेकिन अगर आप पर आपकी नजर हो तो वो नहीं हटती। तो आप सेल्फ डिसिप्लिन इसी को कहते हैं ना, आपने अपने आप को डिसिप्लिन करना है, तो फिर उसके बाद नतीजे मुख्तलिफ होंगे। 4 मिनट वाली सूरत हाल आप तक पहुंची? इसमें कोई ऐसी बात हो जो आपको समझ ना आई हो? आर्टिकल है, ये उसके पैराग्राफ्स हैं, 6 पैराग्राफ्स हैं मसलन। एक आर्टिकल है और उसके कितने पैराग्राफ्स हैं? 6 पैराग्राफ्स। अब इस आर्टिकल के 6 पैराग्राफ्स हैं। पहला पैराग्राफ में यहां पर मेन आइडिया है। क्या है? मेन आइडिया। यहां पर जनाब उसकी स्पोर्टिंग डिटेल्स हैं, और यहां पर जाकर उसका कंक्लूजन है। ठीक है? यहां पर क्या है? मेन आइडिया, यहां पर क्या है? स्पोर्टिंग डिटेल्स हैं, और यहां पर क्या है? कंक्लूजन है। अब देखिए, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 है ना टोटल पैराग्राफ्स। अब यहां पर जो डिटेल्स होंगी, यहां पर जो स्पोर्टिंग डिटेल्स होंगी वो 4 होंगी। वो क्या होंगी? ये देखिए 1 2 3 और 4। जो यहां स्पोर्टिंग डिटेल आई हुई है पहले वाली, वो यहां जाकर मेन आइडिया बन जाएगा। जो दूसरी स्पोर्टिंग डिटेल थी वो यहां जाकर मेन आइडिया बन जाएगा। जो तीसरी थी वो यहां जाकर मेन आइडिया बन जाएगा, और जो चौथी थी वो यहां जाकर मेन आइडिया बन जाएगा। और जो उसका कंक्लूजन था बेस्ड ऑन दैट, वो यहां जाकर अब इन चीजों को मजीद शामिल करते हुए कंक्लूजन में आ जाएगा। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? इस तरतीब से आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं, और जब इस तरतीब से आप आर्टिकल्स देखेंगे लिखे हुए, तो आपको जवाब मिलने के इम्कानात आसान हो जाएंगे। एक बात, कुछ लोग इसके ऊपर एक और बात कहते हैं कि इस तरह जब आप हमें कहते हैं कि पहली 1.5 2 2.5 लाइन हम पढ़ लें और आखिरी 1.5 2 2.5 लाइन पढ़ लें, जवाब तो दरमियान में से भी आ सकता है। ये एक सवाल करते हैं लोग। तो हम उनसे कहते हैं कि आपने देखा होगा, हमने कहा वेयर द आंसर कैन बी, वेयर द आंसर इज, तो कहा ही नहीं हमने। यानी अगर आपको शुरू में पढ़ लिया और आखिर में पढ़ लिया उसको, तो आपको पता चलेगा कि ये सवाल मैं जो पढ़ रहा हूं, ये वाली बात कौन से पैराग्राफ में हुई है। और जो ही आपको पता चलेगा कौन से पैराग्राफ में हुई है, आप आराम से उसी पैराग्राफ की तरफ चले जाएंगे। फिर आपको पूरा पैसेज तो नहीं पढ़ना पड़ेगा ना। You'll get to that paragraph, then you won't have any problem at all. मेरी बात आपको समझ आई है कि नहीं समझ आई है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको अगर इफ यू ये देखें, यहां पर फिर वही कंक्लूजन आ जाएगा, यहां पर कंक्लूजन, यहां पर वही, उस तरह से ये नहीं कंक्लूड करें। और ये जो कंक्लूजन होगा, ये रास्ता बनाएगा इसके लिए कि ये बन सके, ये बैकग्राउंड बन जाएगा इसका। इसी तरह से ये इसके लिए बनाएगा, इस तरह से ये इसके लिए बनाएगा, और ओवरऑल जाकर चीजें कंक्लूड हो जाएंगी। अब आपको ये अंदाजा हो गया कि 18 मिनट में हमने एक पैसेज को अटेम्प्ट कैसे करना है। Am I clear?
हमने उसे अटेम्प्ट कैसे करने 18 मिनट में। एंड जो ही आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा, अब आपने 18 मिनट से 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं देना अपने आप को while dealing with that passage. Am I clear, my dear fellows? इस बात को हम यहीं पे खत्म करते हैं और आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि 18 मिनट्स में हमने पैसेज को अटेम्प्ट कैसे करना। Clear? Thank you very much.